नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका लर्न इंग्लिश इन इजी वे विद कनिष्क सर के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो भी आपके लिए पिछले वीडियो की तरह बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध होगा। पिछला वीडियो मैंने पैसिव वॉइस के बारे में दिया था, जो आपने बहुत अच्छी तरह देखा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहता हूँ कि इसी तरह से और ज़्यादा आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 3rd टू क्लास 12th, तीसरी कक्षा से लगाकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, और ऑल द कंपटीटर, सभी प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक है, और जो इस अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है उनके लिए भी बहुत लाभप्रद है आज का ये वीडियो। तो स्वागत करता हूँ मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का। एक बार फिर से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको, आज का ये वीडियो एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है इंग्लिश के अंदर, उस पर आधारित है। आप सभी जानते हैं कि एप्लीकेशन कितनी उपयोगी है स्कूल लाइफ के लिए, आगे अपनी कैरियर लाइफ के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, सभी तरह से। तो पहले जो फॉर्मेट था एप्लीकेशन का, पुराना फॉर्मेट के तहत लिखी जाती थी, जिसमें लेफ़्ट साइड, राइट साइड, बीच में और अव्यवस्थित एक तरीका था, लेकिन वो पुराना तरीका था जो उस समय चलता था। अब नए फॉर्मेट के हिसाब से अपने को अपनी एप्लीकेशन राइटिंग करनी पड़ेगी। वही एप्लीकेशन फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ और आपको समझाऊंगा भी, और एक एप्लीकेशन का आपको लिखकर उदाहरण भी पेश करूँगा जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। आप चाहे नॉर्मल एप्लीकेशन लिखें, चाहे आपको वास्तव में स्कूल से कोई काम है और आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो भी आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे और आपके एग्जामिनेशन में भी इसी फॉर्मेट का उपयोग करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और आगे अपनी उपलब्धियां प्राप्त कर सकें, ताकि कोई यह न कहे कि आपने या आपको किसी ने नए फॉर्मेट में कैसे लिखी जाती है एप्लीकेशन सिखाई नहीं। मैंने कई जगहों को देखा है, कई वीडियो भी मैंने देखे हैं जिसमें आज भी पुरानी एप्लीकेशन के फॉर्मेट को दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसे वीडियो ना बनाएं जिससे बच्चों को आधुनिक जानकारी ना मिले। वर्तमान में जो फॉर्मेट चल रहा है अपन उसी फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको लर्निंग कराऊंगा। तो एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, एप्लीकेशन फॉर्मेट। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट किस तरह से लिखा जाता है, पहले मैं आपको इस बात का नॉलेज करवा दूँ। एप्लीकेशन फॉर्मेट में सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस कोशिश करनी है कि वह 3 लाइन में हो। अगर अपने को एग्जामिनेशन के पेपर में जो एड्रेस दिया हुआ है और वो छोटा एड्रेस है और 2 लाइन में आ रहा है, तो उसी 2 लाइन में लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है, चाहे लेटर का फॉर्मेट है, आप अब जो नया फॉर्मेट है उसमें लेफ़्ट में ही लिखा जाता है। राइट साइड में स्पेस देकर या टेप का प्रयोग करके कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, कम्प्लीटली लेफ़्ट साइड में लिखा जाएगा। इसे लेफ़्ट अलाइनमेंट कहते हैं, या अपन कंप्यूटर फॉर्मेट भी कह सकते हैं। देखिए आप 3 लाइन में एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद में 1 लाइन का स्पेस देना है यहाँ पर आपको, ठीक है ना, जहाँ पर आपने डेट लिखी है, डेट, और उसके बाद में डेट देनी है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो डेट जो लिख रखा है, ये डेट आपको नहीं लिखना है। उसकी जगह पर आपको आज की करंट डेट आपको लिखनी है, जैसे 24 जून 2020। ये डेट आपको लिखनी है। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए DATE दे रखा है, बाकी नहीं लिखना है। इसी प्रकार से सेंडर्स एड्रेस ये भी नहीं लिखना है, रिसीवर एड्रेस ये भी लिखना है। इसके जगह पर आपको एड्रेस लिखना है। डेट देने के बाद में आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस अर्थात जिस व्यक्ति को हम ये एप्लीकेशन भेज रहे हैं या लिख रहे हैं, उस व्यक्ति की पोस्ट और उसका एड्रेस। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल आ जाएगा। उसके बाद में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और तीसरी लाइन में स्थान का नाम। तीसरी लाइन में क्या आ जाएगा? स्थान का नाम। तो इस प्रकार से ये एड्रेस हो जाएगा। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, और उसके बाद रिसीवर
एड्रेस वापस देख लीजिए, सेंडर्स एड्रेस 3 लाइन में लेफ्ट साइड में लिखा जा रहा है, फिर डेट आ जाएगी, एक लाइन का स्पेस देकर डेट, फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस वो भी 3 लाइन में आ जाएगा, और उसके बाद में स्पेस देकर एक लाइन का स्पेस देकर सब्जेक्ट जिस विषय वस्तु पर आधारित अपन एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद में एक लाइन का गैप देंगे और फिर सर, या अगर मैडम है तो मैडम भी लिख सकते हैं आप, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में विथ ड्यू रेस्पेक्ट, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने 2 चीज़ें दी है, विथ ड्यू रेस्पेक्ट ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और मोस्ट रेस्पेक्टफुली ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम का भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद में लेटर, जिस एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है ये हो जाएगा और अपना जो मैटर है वो यहाँ पर आ जाएगा ये ब्लैंक के अंदर, और फिर लास्ट में योर्स ओबीडियंटली, और योर्स ओबीडियंटली के बाद नेम आ जाएगा। अब मैं आपका फिर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ जो योर्स ओबीडियंटली दिया जा रहा है ये, इसमें देखिए आप योर्स, पहले योर्स जो लिखा जाता था वो योर्स के बाद में यहाँ अपोस्ट्रोफी कोमा और एस लगाया जाता था, ये बिल्कुल गलत है ना। देखिए आप, मैंने घेरे में बनाया है योर्स ओबीडियंटली, जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर कोई अपोस्ट्रोफी कोमा नहीं है और सीधा एस लगा हुआ है, योर्स लिखा हुआ है और आगे ओबीडियंटली लगाया हुआ है। तो अभी भी कई बच्चों की, विद्यार्थियों की आदत है कि वो अपोस्ट्रोफी कोमा लगा एस लगाते हैं, तो ये पुरानी स्टाइल है, ये अब नहीं करना है। समझ में आ गया होगा आपके, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से अपना ये एप्लीकेशन फॉर्मेट कंप्लीट होता है। वापस देख लीजिए एक बार, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सेंडर्स एड्रेस के बाद में स्पेस, स्पेस के बाद में डेट, डेट के बाद में फिर स्पेस, और स्पेस के बाद में फिर रिसीवर एड्रेस, 3 लाइन में रिसीवर एड्रेस आ जाएगा, फिर एक लाइन का गैप, फिर सब्जेक्ट, फिर सर, और फिर एप्लीकेशन का जो भी मैटर है वो मैटर आ जाएगा, चाहे आप विद ड्यू रेस्पेक्ट से स्टार्ट करें चाहे मोस्ट रेस्पेक्टफुली से। फिर उसके बाद में लास्ट में योर्स ओबीडियंटली, योर्स में आपको अपोस्ट्रोफी कोमा नहीं लगाना है, फिर उसके बाद में नाम, रोल नंबर जो भी है आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसी फॉर्मेट से आपको, ये है अपना मॉडर्न फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट से आपको अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। पुराना फॉर्मेट आपको इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, क्लास 3rd से लगाकर 12th का हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर रहा हो, चाहे कोई ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख रहा हो, यही चीज़ काम में लेनी है। अब देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ एक एप्लीकेशन का, जो लिख के बता रहा हूँ मैं आपको कि किस तरह से लिखनी है। जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस में मैंने लिखा यहाँ पर 21 श्री विनायक अकेडमी नियर पावटा निमाज, 3 लाइन में एड्रेस आ गया। उसके बाद देखिए आप, एक लाइन का पूरा गैप दे रखा है, और फिर डेट जून 24, 2020। आप इसे 3 तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, MMDDYY, YYMMDD या DDMMYY। इस फॉर्मेट में आप ये डेट लिख सकते हैं, DATE नहीं लिखना है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद डेट के बाद में एक लाइन का स्पेस देना है, फिर द प्रिंसिपल, देखिए मैंने टू नहीं लगाया है ना, और प्रिंसिपल लिखा है। पुराने फॉर्मेट में टू द प्रिंसिपल वगैरह, टू द हेडमास्टर ये लगाया जाता था। अब मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि हेडमास्टर क्यों नहीं लगाया, तो हेडमास्टर नहीं लगाने का कारण है कि यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दे रखा है। मैंने जो एड्रेस दिया है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, जो सीनियर जो स्कूल होती है जिसमें 12th तक की क्लासें चलती है, वहाँ पर प्रिंसिपल लगाया जाता है या लिखा जाता है, प्रिंसिपल अपॉइंटेड रहता है। और अगर 10वीं तक स्कूल है, 10वीं तक है या उससे कम 8वीं या 5वीं तक है, तो वहाँ पर हेडमास्टर लगाया जाता है। तो वहाँ पर द हेडमास्टर लिखेंगे, प्रिंसिपल नहीं लगेगा। प्रिंसिपल तभी लगेगा जब स्कूल कहाँ तक हो, 12वीं तक हो। समझ में आ गया होगा। देखिए, तो द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निमाज। उसके बाद में आगे चलते हैं, एक लाइन का स्पेस दिया और फिर सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। फिर हमने एक लाइन का गैप दिया, एक लाइन का गैप, फिर सर। देखिए सर के बाद में भी कोई कोमा नहीं है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल लेफ़्ट अलाइन, देखिए आप सारे अक्षर जो है लेफ़्ट में एकदम सीध में आ रहे हैं। निमाज का एन है, सब्जेक्ट का एस है, सर का एस है, विथ का डब्ल्यू है,
है ना। तो सर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर अपन गैप नहीं देंगे। विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। आई हैव some piece of urgent work at my home, so I am unable to attend the school. Kindly grant me leave for one day. I shall be very much obliged. obliged का यह मतलब होता है आभारी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। उसके बाद में थैंकिंग यू, समझ गए होंगे आप। थैंकिंग यू के बाद में देखिए एक लाइन का स्पेस दिया, फिर योर्स ओबीडियंटली, फिर मैं याद दे रहा हूँ आपको, योर के ऊपर मैंने अपस्ट्रॉफी कॉमा नहीं लगाया है, आपको भी नहीं लगाना है। योर्स ओबीडियंटली और नाम दे दिया अनंत। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट होती है। मैं आपको फुल व्यू में एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये एप्लीकेशन आपको लिखी हुई नज़र आएगी। देख लीजिए आप, ये कम्प्लीटली लेफ़्ट अलाइनमेंट में है और ये बिल्कुल नए फॉर्मेट में लिखी जाएगी। अगर कक्षा 8 के विद्यार्थी है तो वह यहाँ पर द हेडमास्टर लिख देंगे, ठीक है। अगर 10वीं से ऊपर 10वीं तक के विद्यार्थी वो भी हेडमास्टर लिखेंगे, और 11th 12th के विद्यार्थी वह द प्रिंसिपल का प्रयोग करके लिखेंगे। और इसी फॉर्मेट में आप लिखिए, देखो लिखी हुई भी कितनी अच्छी सुंदर दिखाई दे रही है। तो आप अपनी कॉपी में भी इसी फॉर्मेट से आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे। इसके अलावा भी और एप्लीकेशंस है, आप घर पे प्रयास करें उनको इस फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करें। अगर जैसे सेंडर्स एड्रेस की बात आती है तो सेंडर्स एड्रेस कई बार कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या लिखें क्या ना लिखें, तो इसके लिए आप कोई भी एड्रेस ले सकते हैं, अपने खुद के घर का एड्रेस ले सकते हैं, कोई भी मकान नंबर लगा दीजिए अपने मन से, मकान का नाम रख लीजिए अपने सरनेम से या अपने खुद के नाम से, और कोई कॉलोनी और गांव या शहर का नाम दे दीजिए। तो इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसी की आशा के साथ थैंक यू, गुड बाय, और जल्द ही मेरा नेक्स्ट वीडियो जारी होगा। नमस्कार।